नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में जो पोस्ट अलॉटमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है। क्योंकि दोस्तों प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें दोस्तों मैंने आपसे पूछा था कि भाई आपका किसी डाउट है किसी टॉपिक के ऊपर तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया है कि भाई कितने नंबर लाने पर पॉइंट्स में मिलती है, कितने नंबर लाने पर ट्रैक में मिलती है, क्या सभी पोस्ट का जो पे ग्रेड होता है वो अलग अलग होता है या सेम होता है, प्रीवियस ईयर टीआरडी की कट ऑफ कितनी गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि आप में से बहुत सारे भाइयों के बीच में ये सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बस आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ग्रुप डी की जो भर्ती है 2019 में 1,03,000 प्लस पदों पर जो भर्ती है वो सभी जो पद हैं उनका जो पे ग्रेड है वो दोस्तों सेम है। क्योंकि दोस्तों आपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये लिखा हुआ देखा होगा कि लेवल 1 की भर्ती है। लेवल 1 का मतलब क्या है कि जो 7वां वेतन आयोग है, 7th पे मैट्रिक्स, उसका जो लेवल 1 है उसका पे ग्रेड होता है 1800 और 1800 का जो बेसिक होता है वो दोस्तों होता है 18,000। यानी दोस्तों जो सारी वैकेंसीज है ग्रुप डी के अंदर, चाहे आप पॉइंट्समैन ले लो, चाहे ट्रैकमैन ले लो, चाहे एसएनटी ले लो, चाहे कोई भी सीएनडब्ल्यू, वर्कशॉप, टीआरडी, कोई भी आप पोस्ट ले लीजिए, है ना, सब में दोस्तों आपका जो बेसिक होगा वो सेम होगा, पे ग्रेड सेम है। तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो गई होगी कि भाई सबका जो पे ग्रेड है वो सेम है, अलग अलग नहीं है। जैसे कि एनटीपीसी में अलग अलग पे ग्रेड की भर्तियां हैं, 5 अलग अलग पे ग्रेड यानी कि लेवल 2, 3, 4, 5, 6 तक की भर्तियां हैं, लेकिन ग्रुप डी में सभी जो वैकेंसीज है उनका पे ग्रेड क्या है, सेम है। दूसरी बड़ी बात, दूसरी में आप सबसे बड़े कंफ्यूजन में ये हो कि भाई जो कट ऑफ जाती है वो क्या सभी पोस्टों के अलग अलग जाती है ना। क्योंकि आप पूछ रहे हो कि भाई टीआरडी कट ऑफ कितनी गई थी पिछली बार, इस बार पॉइंट्समैन कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन होगा, ट्रैकमैन का कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन होगा। तो मेरे भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रुप डी में क्या है, सारी जो पोस्ट हैं उनकी कट ऑफ एक बनती है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि पॉइंट्समैन के लिए अलग नहीं बनती है कट ऑफ, ट्रैकमैन के लिए अलग पोस्ट वो आपके अलग कट ऑफ नहीं बनती है। यानी कि सारी जो पोस्ट है उनकी कट ऑफ सेम ही यहां पर बनती है। जैसे जितनी भी भर्तियां हैं उनका 3 गुना कैंडिडेट जो है वो फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। यानी कि लगभग 3,10,000 कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए जितनी वैकेंसीज है उतने ही छात्रों को बुलाया जाएगा। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि भाई सभी जो पोस्ट है उनके लिए कट ऑफ मार्क्स यहां पर सेम जाने वाला है, अलग अलग कट ऑफ नहीं जाएगा। तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिएगा कि अगर आपको ये बताता है तो वो बिल्कुल भी गलत है कि भाई इतने नंबर लाने पर पॉइंट्समैन मिलेगी, इतने लाने पर ट्रैकमैन मिलेगी, है ना। ये आपके डिपेंड करता है मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर। अब चलिए मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा कि ग्रुप डी के अंदर फिर पोस्ट कैसे मिलती है, यानी कि हमको पोस्ट अलॉटमेंट कैसे होता है। तो देखिए ग्रुप डी में सबसे बड़ा जो फैक्टर है पोस्ट अलॉटमेंट का वो है दोस्तों आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। अब देखो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है ग्रुप डी के अंदर, वैसे रेलवे के अंदर बहुत मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं जैसे कि A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, लेकिन दोस्तों A1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो ग्रुप डी में कोई काम का नहीं है, आप मान सकते हैं। क्योंकि A1 मेडिकल स्टैंडर्ड आपके असिस्टेंट लोको पायलट के लिए होता है, इसके लिए नहीं होता है। जो ग्रुप डी के अंदर जो भर्तियां हैं हाँ वो आपके मैक्सिमम जो है A2 एंड बिलो के लिए है, A2 एंड बिलो के लिए है आप जो भर्तियां उनमें। और इनमें दोस्तों क्या होता है कि मेडिकल कैटेगरी के आधार पर ही आपका यहाँ पर क्या होता है, पोस्ट अलॉटमेंट होता है। अब चलिए मैं आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ और वहां पर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आपका किस प्रकार से जो पोस्ट अलॉटमेंट होता है वो यहाँ पर होता है। चलिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने जो आरआरसी 2019 वाली जो भर्ती है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल रखा है और इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भाई मेडिकल स्टैंडर्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है। भले ही आपने 100 में से 100 मार्क्स क्यों नहीं लेके आए, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लो है या सुइटेबल नहीं है तो आपको दोस्तों रेलवे में जॉब नहीं मिलेगी। और पिछली जो भर्ती थी 2018 वाली, उसमें बहुत सारे भाइयों के साथ ऐसा हुआ था कि अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी उन्हें दोस्तों रेलवे में जॉब नहीं मिली। तो देखिए यहां पर हम नीचे की ओर आते हैं तो यहां पर देखिए मैं आपको सीधा ले चलता हूं कि भाई कितनी कितनी वैकेंसीज यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जनरल रेलवे के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज हैं और टोटल आप देख सकते हैं 1,03,769 यहाँ पर पोस्ट है। अब देखिए इनमें हम मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर चाहिए। तो मैं यहाँ पर ले चलता हूँ नीचे।
तो यहां पर आप देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बता रखा है। अब देखिए हालांकि मैंने एक पर्टिकुलर दोस्तों वीडियो बना रखा है मेडिकल के ऊपर, मेरा जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था रेलवे में उसका मैंने एक्सपीरियंस बताया कि भाई कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे अच्छा जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ना ग्रुप डी के लिए, अगर आपका ये वाला मेडिकल स्टैंडर्ड है तो आप रेलवे में जो भर्ती आई है सभी जो पोस्ट है सबके लिए एलिजिबल है। इसमें देखिए क्या है कि भाई फिजिकली फिट होनी चाहिए आप, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो आंखें हैं 6/9 की होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई फोगिंग टेस्ट नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि कलर विजन आपका नहीं होना चाहिए। बाइनोकुलर विजन यानी कि नज़दीकी बिल्कुल पास की वस्तुएं छोटी छोटी जो अक्षरों में आपसे पढ़वाई जाएंगी और दूर की चीज़ें भी आपको दिखवाई जाएंगी। नाइट विजन नहीं होना चाहिए और आपका मेसोपिक विजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आपका आता है A2 के अंदर। और A3 में क्या है, A3 में थोड़ा सा यहां पर ये है कि यहां पर क्या है दोस्तों कि आप चश्मा यूज कर सकते हैं, बाकी ध्यान रखना है कि जो चश्मे की जो पावर है ना, चश्मे की जो क्षमता है वो 2 डायऑप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप A3 मेडिकल कैटेगरी के लिए यहाँ पर क्या है एलिजिबल है ना। तो यहाँ पर देखिए टेस्ट यहाँ पर सेम है, नियर विजन यहाँ पर आप चेक करेंगे वो सेम रहेगा। आप चश्मा यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। कलर विजन तो होगा ही होगा, बाइनोकुलर विजन आपको बता दिया, नाइट विजन भी इसमें कराया जाता है ना। और मायोपिक है ना, दूरदर्शिता, ये यहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं। अब देखिए B1 मेडिकल कैटेगरी, अब यहाँ पर देखिए B1 के लिए क्या है, पिछली बार क्या हुआ था दोस्तों, इस B1 मेडिकल जो कैटेगरी थी इसी के कारण ही बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर क्या हुए थे, बाहर हुए थे। उसका कारण यह था कि बहुत सारे जो RRC थे 2018 में जो भर्ती आई थी ना, उनमें जो दोस्तों जो वैकेंसी थी वो केवल B1 मेडिकल स्टैंडर्ड या इससे ऊपर की थी, यानी कि या तो B1 होना चाहिए था या A3 होना चाहिए था या A2 होना चाहिए था, इनकी ही सीट थी। लेकिन बहुत सारे छात्रों को मेडिकल स्टैंडर्ड जो मिला ना वो मिला था B2, C1, C2, इस वजह से उनको दोस्तों बाहर कर दिया। अब देखो किसको B1 मिलेगा, ध्यान रखना है B1 के लिए यहाँ पर आपका एक आंख 6/12 की हो सकती है, दूसरी 6/12, एक 6/9 की, है ना, एक 6/9 की और दूसरी 6/12 की हो सकती है। आप चश्मा यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है चश्मे की जो पावर है वो 4 डायऑप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी चश्मे की क्षमता 4 डायऑप्टर ज्यादा हुई तो आपको फिर डाल देंगे B2 के अंदर, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आप इन चीजों को समझिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट अलॉटमेंट में किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वही देखो कलर विजन है ना, ये सारे टेस्ट यहाँ पर पास होते हैं। तो ये आपकी B1 है। B2 में क्या है, B2 में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके B2 उसको दिया जाता है ना, जिसमें क्या है, जिसका कलर ब्लाइंडनेस होता है। देखो यहाँ पर कभी भी नहीं, यहाँ पे नहीं लिख रखा कि भाई कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट पास होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड उनको मिलता है जिनका कलर ब्लाइंडनेस, जिनको प्रॉब्लम होती है ना, उनको यहाँ पर B2 मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाता है। और यहाँ पर B2 मेडिकल के लिए अलग अलग पोस्ट होती हैं, उनको हम देखेंगे। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड उनको मिलता है ना, जिनका यहाँ पर सारे जो देखो जैसे कि कलर विजन भी होता है, जिनको कलर विजन तो विजन है ही है, इसके अलावा आंखें जो है एक 6/12 की हो, एक 6/18 की हो, वो हो, तो उनको यहाँ पर C1 मेडिकल स्टैंडर्ड दिखता है। चश्मे यूज करके और चश्मा यूज नहीं करके भी दोस्तों पढ़ना यहाँ पर आना चाहिए। और C2 के लिए क्या है, C2 के लिए अगर एक आंख से बिल्कुल दिखाई नहीं देता, है ना, देखो नील, ध्यान रखना, एक आंख से बिल्कुल दिखाई ना दे और एक आंख से 6/12 6/12 की आंखें हों तो यहाँ पर C2 कैटेगरी मिलती है। अब देखिए ये जो मेडिकल कैटेगरी है ये किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होती है वो मैं आपको नीचे लेके दिखाता हूँ कि भाई इससे होता क्या है एक्चुअली में। तो देखिए मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। देखिए दोस्तों ये आपके सामने पोस्ट पैरामीटर दिया गया है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई असिस्टेंट वर्कशॉप, देखो एक एक के बारे में आपको बताता हूं, आप समझ लेना। असिस्टेंट जो वर्कशॉप की जो पोस्ट है उसमें क्या है, कम से कम मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, C1 होना चाहिए। अब देखो C1 का मतलब क्या है, देखो वापिस से मैं आपको जो मेडिकल स्टैंडर्ड उनको अरेंज करता हूँ। A2 सबसे अच्छा होता है, उसके बाद A3 होता है, फिर B1 होता है, फिर B2 होता है, C1 होता है और C2 होता है। अब आप खुद समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि भाई आपको मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे ने कौन सा दे दिया है, B1 दे दिया है। तो B1 का मतलब है कि B1 तो है ही है, इसके अलावा आपको ये मेडिकल स्टैंडर्ड भी मिलेगा। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है ना, तो वहां पर देखो मेडिकल स्टैंडर्ड में ये लिखा आता है कि A3 एंड बिलो, ठीक है, ये लिखा आएगा, यानी कि आप A3 की पोस्ट के लिए तो एलिजिबल हैं ही हैं, इसके अलावा आप जो नीचे की पोस्ट है इन पर भी अप्लाई करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं
कि भाई इस मेडिकल ये जो पोस्ट है इसके लिए कम से कम जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C1 होना चाहिए। इसका मतलब है अगर आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड इससे ऊपर का भी है, यानी कि C1 तो है ही है, आपके पास B2 भी हो, B1 भी हो, A2 हो, A3 हो, तो आप इसके लिए अप्लाई हैं। तो कम से कम मेडिकल स्टैंडर्ड दोस्तों यहाँ पर C1 होना चाहिए। इसी प्रकार से असिस्टेंट ब्रिज के लिए ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, आप देख सकते हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर किसी का मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है तो यहाँ पर आप क्लियर रूप से देख सकते हैं कि अगर किसी छात्र का मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है तो भले ही वो 100 में से 100 मार्क्स क्यों न लेके आ जाए, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों सीट ही नहीं है, आप खुद देख लीजिए भाई, C2 की पोस्ट ही नहीं है, और जब C2 की पोस्ट नहीं होंगी तो बताइए रेलवे कहां से आपको जॉब देगा। ठीक है, तो पिछली बार ऐसा हुआ था कि B2 की पोस्ट ही नहीं थी बहुत सारे जोनल रेलवे में, है ना। इस कारण से बहुत सारे एक नहीं दोस्तों हजारों छात्र जो थे उनको रेलवे ने बाहर किया था। अब इसके अलावा देखो, मान लीजिए किसी का मेडिकल स्टैंडर्ड भाई C1 है ना, C2 भी तो है ही नहीं। अब C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो उसको कौन कौन सी पोस्ट मिल सकती हैं, तो आप खुद देखिए, उसको देखो ये मिल सकती है, ये मिल सकती है ना, इसके अलावा ये मिल सकती है, ये मिल सकती है। अगर किसी का मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है तो B2 में आप देख सकते हैं कि भाई C की तो मिलेंगी है ना, C की तो मिलेंगी और B2 की भी मिलेंगी। तो B2 की तो आपके सामने कोई है ही नहीं, इसका मतलब C1 की सारी पोस्ट मिलेंगी। अगर किसी का मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, B1 एंड बिलो लिखा आता है मेडिकल स्टैंडर्ड में, तो B1 एंड बिलो का मतलब है कि B1 के तो मिलेंगी, और B1 के बाद आता है, जैसे कि आपका आता है B2 आता है ना। इसके अलावा आपका, अब यहां पर आप आगे देखेंगे दोस्तों, तो मान लीजिए किसी का भाई मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है ना, A2 नहीं A3 मान लीजिए, किसी को अगर A3 मिला है तो देखिए A3 तो डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन A3 का मतलब क्या है कि भाई A3 हो या A3 से नीचे। तो A3 से नीचे कौन सा आता है, B1 आता है, B2 आता है, C1 आता है, C2 आता है। तो इनकी जो भी वैकेंसीज होगी उसके लिए वो कैंडिडेट अप्लाई है। अगर किसी का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है तो A2 का मतलब है कि A2 तो वही है, और A2 से नीचे कौन कौन सी आती है, A3 आती है, B1, B2, C1, C2। यानी कि अगर किसी का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है तो वो इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यानी कि जो भी यहाँ पर जो ये आपके 17 वैकेंसीज हैं, तो ये 17 वैकेंसीज है, सबके लिए यहाँ पर एलिजिबल है। अब देखिए, अब मान लीजिए भाई मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है बहुत सारे कैंडिडेट का, लेकिन मान लीजिए उसमें से जो आपकी जैसे मान लीजिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट की अगर मैं वैकेंसी देखता हूँ, ये रही पॉइंट्समैन की। अब सब पॉइंट्समैन एक ठीक ठाक वैकेंसी है, अब सभी लोग चाहते हैं कि भाई उनको पॉइंट्समैन मिले। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि भाई उस कैंडिडेट ने पॉइंट्समैन को नंबर 1 पर प्रीफरेंस दे रखा हो। पहली बात तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो पोस्ट प्रीफरेंस में उसका जो आपका जो पोस्ट प्रीफरेंस है उसमें पॉइंट्समैन है उसको नंबर 1 प्रीफरेंस होना चाहिए। इसके अलावा उसके मार्क्स इतने अच्छे होने चाहिए, है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाई मेडिकल स्टैंडर्ड से कुछ नहीं होता, जैसे मेरा भी मेडिकल स्टैंडर्ड A2 था लेकिन मुझे ट्रैकमैन मिली, है ना, जबकि मेरी ट्रैकमैन में प्रीफरेंस 7वें 8वें नंबर पे थी। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई मार्क्स जो है वो आपके बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, देखो नीचे मैं आपको ले चलता हूं, ये वैकेंसी टेबल रही, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने सेंट्रल रेलवे मुंबई खोल रखा है, तो यहां पर आप देखेंगे तो भाई पॉइंट्समैन के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 1099 है, यानी कि मान लीजिए भाई 1100 वैकेंसी है ना। अब आपने पोस्ट प्रीफरेंस में नंबर 1 पॉइंट्समैन तो दे दिया, लेकिन भाई साहब आपके जो मार्क्स हैं वो दोस्तों मान लो 80 है, और 80 से ऊपर तो मान लो कि भाई 80 से ऊपर तो 10 लाख या 20 लाख, वो 10 लाख तो क्या मतलब 10,000 या 20,000 कैंडिडेट्स हैं, है ना। तो 1100 लोगों की तो मिलेगी पॉइंट्समैन, तो आपको कैसे मिल जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, एक तो आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, और दूसरा आपका पोस्ट प्रीफरेंस नंबर 1 पर होना चाहिए, तभी दोस्तों आपको पोस्ट मिलेगी, नहीं तो आपको इनमें से कोई सी भी पोस्ट मिल जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कई भाइयों ने कमेंट किया था कि हाँ सर हमने पोस्ट प्रीफरेंस देते टाइम पे सिर्फ 1 या 2 ही पोस्ट दी है, जैसे किसी ने मान लो SNT दे दिया, हाँ, या पॉइंट्स मैंने दे दिया, तो क्या हमें सिर्फ वो 2 ही पोस्ट मिलेंगी या फिर इनमें से कोई सी मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने अगर 2 ही पोस्ट प्रीफरेंस दी है ना, तो भी आपको इनमें से कोई भी पोस्ट दी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस दी हो वही आपको मिले, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपका जो ये पोस्ट अलॉटमेंट का जो कंफ्यूजन होगा वो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है इन चीजों को समझना, क्योंकि सबकी जो कट ऑफ है वो दोस्तों सेम जाती है और सबका जो बेसिक है वो सेम होता है। अब लास्ट जो आपका डाउट है वो भी मैं आपको बताता हूं, एक डाउट और है कि भाई क्या हम अपनी मर्जी से
एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं क्या? जैसे मान लीजिए हमको 1 घंटा एक्स्ट्रा वर्क करना है, 2 घंटे एक्स्ट्रा वर्क करने हैं। तो देखिए जितना मेरे को नॉलेज है, चूंकि मैं ट्रैकमैन में भर्ती हूं, तो मुझे इतना पता है कि ट्रैकमैन के अंदर आप अपनी मर्जी से कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा काम का मतलब है काम करने वाले तो खूब करो, लेकिन उसके बदले आपको ऐसे कोई स्पेशल ये नहीं मिलेगा कि चलो आज आपने आज ज्यादा काम कर लिया। वो चीज अलग है कि अगर प्रशासनिक हित में आप काम करते हैं, जैसे मान लीजिए भाई कोई स्पेशल काम आ गया और आपकी भाई छुट्टी हो गई, मान लीजिए अच्छा इस समय 5 बजे छुट्टी होती है, मान लीजिए 5 बजे आपकी छुट्टी होनी थी, लेकिन ऐसा कोई कार्य है जो 5 बजे तक नहीं हो रहा है ना, 6 बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं, जैसे वेल्डिंग करनी है और कुछ काम है, तो दोस्तों उस स्थिति में आपको, क्योंकि सभी लोगों को अलग से काम लिया गया है, तो आपको कल जब आपकी ड्यूटी होगी तो उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप अपनी मर्जी से 1-2 घंटा एक्स्ट्रा काम करके, अपनी मर्जी से, ध्यान रखना, अपनी मर्जी से 1-2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लो और फिर आपको कल या परसों है उसका रिलैक्सेशन मिल जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर रेलवे प्रशासन की तरफ से आपको आगे से बोला जाता है कि आपको ये काम करना है ना, तो फिर आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन आपका रेस्ट होता है उस दिन अगर आप ड्यूटी करते हैं, जिस दिन आपका रेस्ट होता है अगर आप उस दिन ड्यूटी करते हैं, तो आपको उस दिन के बदले आप अगले 1 महीने में 1 दिन का रेस्ट कभी भी ले सकते हैं। सपोज कीजिएगा जैसे आज 26 हो गई है ना, तो जैसे आज संडे है तो कल हमारा रेस्ट है, ठीक है, कल हमारा रेस्ट है मंडे का। अब चूंकि अभी मेरी फिलहाल नाइट चल रही है तो मैं नाइट ड्यूटी तो करूंगा, रेस्ट तो हो या नहीं हो लेकिन नाइट ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। अब ऐसे में अगर मैं नाइट ड्यूटी करता हूं मंडे की, चूंकि मंडे को मेरा वीकली ऑफ है ना, वीकली छुट्टी पड़ती है, हॉलीडे पड़ता है, अगर मैं कल आज की नाइट करूंगा तो वो अकाउंट होगी मंडे की, है ना, क्योंकि आज रात 12 बजे से करूंगा। तो ऐसे में अगर मैं आज रात 12 बजे नाइट में जाता हूं तो दोस्तों क्या होगा कि मेरी मंडे की ड्यूटी काउंट हो जाएगी। तो ऐसे में मैंने चूंकि मंडे की ड्यूटी करी है, जबकि मंडे को मेरा क्या था, वीकली हॉलीडे था, तो ऐसे में मेरे को 1 दिन की छुट्टी मिल गई क्योंकि मैंने मंडे के दिन कार्य किया है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा काम कर लें और उसके बदले फिर आप चाहें कि उनको रिलैक्सेशन मिले, तो ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर भी आपका किसी प्रकार का और भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना है आप जरूर कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।